तो एक बार को फैमिली गैदरिंग्स वो लोग साइड में रख सकते हैं, बट जो सोशल मीडिया डिलेमा एक चीज़ है, वो साइड नहीं होती। बिल्कुल, मुझे लगता है आजकल जो तकनीकी का युग है, अगर सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन कुछ है पढ़ाई और आपके बीच और करियर और आपके बीच, तो वो आपके दोस्त और गैदरिंग्स नहीं, वो सोशल मीडिया है। मोस्टली जो एस्पिरेंट्स होते हैं, तो उनके दिमाग में हमेशा एक वाई तो रहता ही है। बिल्कुल, जिस दिन हम ये निर्णय लें कि हमें किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना है, तो हमें खुद से सवाल पूछना चाहिए क्यों और कैसे। तो व्हेन डिड यू एग्जैक्टली फील कि सेल्फ स्टडी इज द मेन की? तो सेल्फ स्टडी क्या वही इम्पोर्टेंट होती है, या फिर हमें कोचिंग्स और ये सब भी ज्वाइन करना चाहिए व्हाइल प्रिपेयर? देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि एक व्यक्तिगत निर्णय है। जैसे मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी क्योंकि मुझे पीएससी का पी भी नहीं पता था, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि सेल्फ स्टडी के बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो मैंने भी उसके बाद सेल्फ स्टडी पर ध्यान दिया और लगभग मैं 12 घंटे पढ़ लेती थी सेल्फ स्टडी के दौरान। Civil services preparation is not just about books and exams, it's about clarity, consistency, and sacrifice. Today, we are joined by Ms. Harshita Dave, Deputy Collector and MPPSC 2024 topper, who cleared the exam through self-study and 2 years of focused hard work. Despite her love for public speaking and acting, she chose to prioritize her preparation, a decision that shaped her journey and success. In this episode, we'll talk about the right mindset for NPPSC, the reality of self-study, prelims versus mains, and the sacrifices behind the result. Let's begin this insightful conversation. जी वंशिका जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस पॉडकास्ट में आमंत्रित किया ताकि मैं अभ्यर्थियों से जुड़ सकूं और अपनी जर्नी, अपनी स्ट्रैटेजी साझा कर सकूं। Thank you so much, ma'am. So firstly, अपन एक simple question से आगे बढ़ेंगे. How's your day going? इट्स ग्रेट, बहुत अच्छा लग रहा है जब से रिजल्ट आया है और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ सकूँ और नए-नए अनुभव ले सकूँ। जैसी मेरी पीएससी की यात्रा रही तैयारी के दौरान, उससे बहुत अलग अनुभव है क्योंकि उस यात्रा में हमारी सोशल लाइफ बहुत सीमित हो जाती है। हम अपने आप को एक टेबल में घेर लेते हैं, लेकिन जब से रिज़ल्ट आया है, कई सारे लोगों से मिलना हुआ और बहुत अच्छा लगा नए-नए लोगों से मिलकर, नए-नए जो लोग सिलेक्टेड हैं, उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, नए अनुभव रहे, सब कुछ बहुत अच्छा है। So I'd really like to congratulate you. एंड मतलब आपने शुरू से काफ़ी मेहनत करी थी इसके पीछे. सो नाउ हाउ डू यू एग्जैक्टली फील कि आप रिजल्ट के बाद आपका एकदम से रिएक्शन क्या था? जब रिज़ल्ट आया तो वो 12 सितंबर का दिन था, 12 सितंबर 2025 और लगभग सवा 7 बजे शाम को रिज़ल्ट आया। मैं मंदिर गई हुई थी और मंदिर से मैं जैसे ही आई, मैं 25 की मेंस की भी तैयारी कर रही हाँ थी। जी, हाँ जी. तो मैं बस पढ़ने बैठ गई थी और पढ़ते-पढ़ते एक कॉल आया मेरी क्लासमेट का। उन्होंने कहा रिज़ल्ट आ गया है। तो वो रिज़ल्ट शब्द सुनते ही हम बहुत ज़्यादा एंग्ज़ियस हो जाते हैं, बहुत नर्वसनेस हो जाती है। तो मेरे हाथ काँप रहे थे जैसे ही मुझे पता चला कि रिज़ल्ट आ गया है, लेकिन 2 से 3 सेकंड के अंदर उन्होंने बता दिया कि तुम सिलेक्ट तो हो गई हो। तो मुझे ये था कि सिलेक्ट हो गई हूँ और इतने में जब वो पीडीएफ डाउनलोड होती है, वो 3 सेकंड का समय भी इतना भारी लग रहा था कि जल्दी मैं पीडीएफ खोलूँ और अपना नाम देखूँ और इतने में मुझे बताया गया कि तुम डेप्यूटी कलेक्टर बन गई हो। तो मैंने जैसे ये सुना, मैं ज़ोर से चिल्लाई, "मम्मी, दादी, मैं डिप्टी कलेक्टर बन गई।" और मैंने भैया, पापा को कॉल किया और घर में बहुत खुशी का माहौल था। हमारे तवे पे रोटियाँ बन रही थी, वो मम्मी छोड़ के आ गई, वो रोटी जल गई और हम सब खुशियाँ मनाने में लगे हुए थे। तो ये रिज़ल्ट का वो दिन था, बहुत अच्छा था। नाइस, नाइस. तो मैम जब मोस्टली जो एस्पिरेंट्स होते हैं, तो उनके दिमाग में हमेशा एक वाई तो रहता ही है कि जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एमपीपीएससी, यूपीएससी. तो फिर उनके दिमाग में वाई होना बहुत ज़रूरी है, वरना वो सिर्फ तैयारी करने के लिए करते हैं. मतलब एक प्रेशर रहता है, तो वो वाई जानना बहुत ज़रूरी होता है. तो डू यू थिंक ये इम्पोर्टेंस रखता है? बिल्कुल, जिस दिन हम ये निर्णय लें कि हमें किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना है, तो हमें खुद से सवाल पूछना चाहिए क्यों और कैसे? जब आपके पास इस क्यों का जवाब होगा, तो फिर आप क्विट करने के पहले भी 10 बार सोचेंगे और जब भी डिमोटिवेशन होता है, तो इस क्यों का ही हम जवाब खुद से पूछते हैं कि हमने क्यों इस क्षेत्र का चयन किया? तो कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ने में अच्छे होते हैं या हमें लगता है कि ये सिलेबस आसान है, तो हम कर लेंगे। तो हमें लगता है कि चलो इस क्षेत्र में चले जाते हैं। ये सिविल सर्विसेज़ का क्रेज़ बहुत बढ़ता जा रहा है लोगों में। तो सिर्फ़ एक अच्छी जॉब के लिए या स्टेबल करियर के लिए आपने इस क्षेत्र का चयन किया, ये ज़रूरी नहीं है। आप क्यों पूछें कि क्या आपके मन में वो संवेदनशीलता है? क्या आप प्रशासन के लिए अनुकूल हैं?
क्या आपका एप्टीट्यूड, क्या आप में वो कौशल है कि आप इस क्षेत्र में अच्छा कर पाएँगे? तो क्यों का जवाब होना बहुत ज़रूरी है कि हम जिस भी क्षेत्र में अपना करियर बनाने जा रहे हैं, क्या वो हमारे लिए ठीक है और क्या वो समाज और देश के लिए ठीक है या हम उस क्षेत्र के लिए ठीक है? तो इस क्यों का जवाब हर व्यक्ति को स्वयं से पूछना चाहिए, तो ये जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। ओके। सो जब आपने आपकी तैयारी स्टार्ट करी थी, तो जो व्हाय है मेन, वो आपके लिए क्लियर था या आपकी जर्नी के साथ वो इवॉल्व हुआ? नहीं, मेरे लिए तो क्यों का जवाब शुरू से ही तय था क्योंकि हुँ, मैं बहुत छोटी थी, 11th क्लास में थी, तभी मैंने सोच लिया था कि मुझे अच्छा। सिविल सर्विसेज़ में ही जाना है। हाँ ये जी। क्लियर नहीं था कि पीएससी देनी है या यूपीएससी देनी है, दोनों में थोड़ा कन्फ्यूज़न था। फिर आगे चलकर जब मैंने सिलेबस देखा, पेपर्स देखे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स देखे, कई सारे लोगों से बातचीत की और खुद देखा कि मैं किस अप्रोच के साथ किस एग्ज़ाम में बेहतर कर पाऊँगी, हुँ, तब मुझे लगा कि मुझे पीएससी देनी है, लेकिन सिविल सर्विसेज़ में जाना है, ये तो शुरू से क्लियर था। और इस क्यों का जवाब भी क्लियर था क्योंकि मुझे लगता था कि जो गुण एक प्रशासनिक अधिकारी में होने चाहिए, मुझ में कहीं न कहीं वो हैं। हुँ, और मुझे लगता है एक सबसे बड़ा गुण जो एक अधिकारी में चाहिए, एक सेवक में चाहिए, वो है आपके अंदर संवेदनशीलता है या नहीं। हुँ, और मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो संवेदनशीलता है कि मैं लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाऊँगी और अगर ये आपके अंदर है, तो फिर आप किसी भी क्षेत्र में जाएँ, आप अच्छा ही करेंगे। ओके। सो टर्निंग टुवर्ड्स योर स्टडी मेन, बिल्कुल। जब आपने एनपीपीएससी की शुरुआत करी थी, जब आप स्टार्ट ही कर रहे थे, तो व्हेन डिड यू एग्ज़ैक्टली फ़ील कि सेल्फ स्टडी इज़ द मेन की? तो सेल्फ स्टडी क्या वही इम्पोर्टेंट होती है या फिर हमें कोचिंग्स और ये सब भी जॉइन करना चाहिए व्हाइल प्रिपेयरिंग? देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कि एक व्यक्तिगत निर्णय है। हुँ, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें गाइडेंस देने के लिए कोई नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि कुछ भैया-दीदी, कुछ रिलेटिव्स, कोई फ्रेंड्स हों हमारे या कोई और हमारे मेंटर हों जो हमें गाइड कर सकें कि हमें कैसे पढ़ना है, क्या सोर्सेज़ सही हैं। कई बार कुछ लोग सोशल मीडिया का सही उपयोग करते हैं, यूट्यूब पर कई सारी टॉपर्स की वीडियो देख के वो सोर्सेज़ और स्ट्रैटेजी पता कर लेते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको गाइडेंस की कितनी ज़रूरत है। हुँ, जैसे मैंने कोचिंग जॉइन की थी क्योंकि मुझे पीएससी का पी भी नहीं पता था कि कहाँ से हुँ, शुरू करना है। तो मुझे कोचिंग की आवश्यकता थी ताकि मुझे पता चल सके कि किस तरह से और किस दिशा में पढ़ना है। तो मैंने आज़ाद पी3 अकेडमी जॉइन की थी और 1 हुँ, साल की लगभग वो कोचिंग थी। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि सेल्फ स्टडी के बिना ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोचिंग में लाखों बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन सफल वही होते हैं जो खुद को समय देते हैं, अपनी पढ़ाई को समय देते हैं। तो मैंने भी उसके बाद सेल्फ स्टडी पर ध्यान दिया और लगभग मैं 12 घंटे पढ़ लेती थी सेल्फ स्टडी के दौरान भी 10 से 12 घंटे मेरा एवरेज स्टडी टाइम होता था और बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि ये हो जाता था कंप्लीट क्योंकि मेरे टारगेट सेट होते थे कि मुझे आज इतना करना है, टाइम हाँ टेबल जी। बनाती थी और उसे फॉलो करती थी। तो इस मामले में मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रही हूँ कि जो मेरा टाइम टेबल है, जो मुझे करना है, वो मैं रोज़ कर लेती थी। ऐसा नहीं है कि कुछ दिन ऐसे नहीं आते जब हम नहीं पढ़ पाते, बिल्कुल होता है। हम एआई या रोबोट नहीं हैं कि बस आज ये प्रोग्रामिंग की और आज इतने घंटे पढ़ लिया। धीरे-धीरे होता है। पहले हाँ, हम 6 घंटे पढ़ते हैं, फिर 8 घंटे पढ़ते हैं, फिर धीरे-धीरे 12 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन स्टडी आवर्स मायने नहीं रखते। कुछ लोग ऐसे हैं जो 6 घंटे में बहुत कुछ कर जाते हैं, बहुत हुँ, हुँ, अच्छा-सा हुँ, प्रोडक्टिव स्टडी कर पाते हैं। तो सेल्फ स्टडी के दौरान बस आप इतना ध्यान में रखिए कि आपके जो टारगेट हैं वो पूरे हों। आपने अपना टाइम टेबल अपने डेली रूटीन के अनुसार सेट किया हो, आप दिन भर में क्या कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जॉब करते हैं, हुँ, कुछ हुँ, लोग ऐसे होते हैं जिनकी साथ में कोई बैचलर्स की या मास्टर्स की डिग्री चल रही होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें घर के काम करने पड़ते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, तो सबके अलग-अलग रूटीन है। मेरा जो रूटीन था, मैं ज़्यादा समय पढ़ाई को दे पाती थी क्योंकि मैं कोई जॉब नहीं कर रही थी, मेरा हुँ, पूरा ध्यान पीएससी की तैयारी में ही था उस समय। ये सच है कि मेरी मास्टर्स की डिग्री चल रही थी, लेकिन उसके साथ भी मैंने सेल्फ स्टडी के लिए अपना पूरा समय निकाला। हुँ। कॉलेज को छोड़कर जितना समय मेरे पास बचता था, मैं पीएससी की ही पढ़ाई करती थी। ओके। सो आपने कई बार अपने इंटरव्यूज़ में ये कहा है कि आपने सैक्रिफाइस काफ़ी चीज़ें करी थी। जैसे आपकी फैमिली गैदरिंग्स हो गई, आपके फ्रेंड्स हो गए। तो कभी किसी पॉइंट पे आपको ऐसा लगा कि कुछ पॉज़ सा हो गया है या फिर मेरी लाइफ़ पॉज़ हो गई है? बिल्कुल मैं इसको सैक्रिफाइस तो नहीं कहूँगी लेकिन हुँ, बहुत छोटे-छोटे त्याग करने पड़ते हैं। ये कोई बहुत बड़ा सैक्रिफाइस नहीं है। हम अपने आप में बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें पढ़ने का अवसर मिल रहा है। यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। लेकिन छोटे-छोटे कुछ-कुछ चीज़ें हमें त्यागनी पड़ती है और वो करना भी चाहिए। उसमें कोई बहुत बड़ा आपने काम नहीं किया है, सभी करते हैं। जैसे हो सकता है कि आपको पहले दोस्तों से मिलने की बहुत आदत हो, जो लोग बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं, उन्हें सबसे पहले इन चीज़ों को छोड़ना पड़ता है ताकि वो पढ़ाई के लिए समय निकाल सकें। हुँ, तो मैंने भी सबसे पहले तो अपनी कला को छोड़ा, मुझे डिबेटिंग का बहुत शौक था, तो मैंने
मंच पर जाना ही लगभग छोड़ दिया था। 20 साल की उम्र में जब लोग शुरू करते हैं डिबेटिंग या अपनी कला को निखारना, उस उम्र में मैंने छोड़ दिया था डिबेटिंग क्योंकि मुझे पीएससी की तैयारी करनी थी। तो सबसे पहले तो ये छोड़ा। दूसरा पहले होता है कि हम कई सारी शादियों में जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, वो छोड़ना पड़ता है क्योंकि आप अगर इन सब में लगे रहेंगे तो पढ़ाई थोड़ी-सी आप हो सकता है आपको पढ़ाई सैक्रिफाइस करनी पड़े इन सब चीज़ों की वजह से। तो पढ़ाई के साथ मैं बिल्कुल क्लियर थी कि किसी भी कीमत पर इतना तो मुझे करना ही है, तो ये सब थोड़ा कम हुआ और सोशल मीडिया पर टाइम आपको सीमित करना पड़ता है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं टाइम लिमिटेड, तो आपको कई बार आईडी डीएक्टिवेट करनी पड़ती है, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं अपना टाइम लिमिटेड। मैं तो एक टाइमर लगा कर रखती थी कि मुझे इससे ज़्यादा समय सोशल मीडिया पर नहीं देना है, तो मेरी पढ़ाई तो हो जाती थी। अगर आपको दिक्कत है, तो आप अपना उपाय निकाल सकते हैं कि कैसे आप इन चीज़ों से थोड़ी दूरी बनाकर रखें। तो ये छोटे-छोटे सैक्रिफाइस बिल्कुल हर व्यक्ति को करने पड़ते हैं, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि हम अपने आप को सज़ा देने लगें। पॉज़ जैसा फ़ील कभी-कभी होता है कि इतनी जो मेहनत कर रहे हैं, क्या इसका सकारात्मक परिणाम मिलेगा? क्योंकि जो सक्सेस रेट है वो बहुत कम है, 1% से भी कम है। हर दिन ये सेल्फ डाउट हर व्यक्ति को होता है कि सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या करेंगे? क्या ये सब चीज़ें जो हम कर रहे हैं, इसका कुछ अच्छा परिणाम हमें मिलेगा? लेकिन अगर आपकी मेहनत अच्छी है, आपका उद्देश्य अच्छा है, तो वो परिणाम ज़रूर मिलेगा एक दिन। वेरी नाइस आंसर, वेरी शार्प एंड क्विक। सो जैसे अभी आपने बोला आजकल जो स्टूडेंट्स हैं जो इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम। मतलब जैसे कि आपने बोला कि सोशल मीडिया साइड रखना पड़ेगा, जो फैमिली गैदरिंग्स हैं, तो एक बार को फैमिली गैदरिंग्स वो लोग साइड में रख सकते हैं, बट जो सोशल मीडिया डिलेमा एक चीज़ है, वो साइड नहीं होती। तो डू यू थिंक ये एक बहुत बड़ा बैरियर हो सकता है बीच में उनके और उनकी स्टडीज़ के? बिल्कुल, मुझे लगता है आजकल जो तकनीकी का युग है, अगर सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन कुछ है पढ़ाई और आपके बीच और करियर और आपके बीच, तो वो आपके दोस्त और गैदरिंग्स नहीं, वो सोशल मीडिया है। क्योंकि कब हमारे कितने घंटे चले जाते हैं, हमें ही पता नहीं लगता। एग्ज़ैक्टली। लेकिन आपको जैसा मैंने सबसे अच्छा उपाय बताया टाइमर लगाइए, लेकिन टाइमर के साथ आपको ईमानदार रहना है। ये नहीं कि जब वो टाइमर बज गया तो आप और 10 मिनट बढ़ा के थोड़ी और रील्स देख लें। आप अपने लिए समय निर्धारित करके रखें कि मुझे इतनी देर इस सोशल साइट को बस इतना ही समय देना है और वो भी सिर्फ तब देना है जब मेरे टारगेट पूरे हो गए हैं और अभी मेरा फ्री टाइम है। दिन भर हम पढ़ते नहीं, 24 घंटे होते हैं, तो कुछ टाइम आप निकाल सकते हैं अपने मनोरंजन के लिए, लेकिन समय निर्धारित कीजिए। अगर आप पूरे समय पढ़ाई के दौरान आपका फ़ोन आपके पास रखा होगा तो आपका मन नहीं मानेगा। आपका मन चला ही जाएगा कि मैं फ़ोन उठा के 1-2 रील्स देख लूँ। तो फ़ोन को साइड में रखिए और पढ़ाई कीजिए। जब आपका फ्री टाइम हो, जब आपको लग रहा है कि मेरी पढ़ाई हो चुकी है, अब मैं फ्री हूँ, मुझे थोड़ा मनोरंजन की आवश्यकता है, तो आप देख सकते हैं रील्स, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन समय निर्धारित करें बस। ओके। जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, तो आपने एक जैसे आप बता रहे हैं कि आपने एक शेड्यूल बना रखा था, राइट? हुँ। तो वुड यू माइंड शेयरिंग दैट शेड्यूल विद अस? बिल्कुल मैं चूँकि मॉर्निंग पर्सन हूँ, मुझे लगता है कि सुबह हमारी एनर्जी ज़्यादा होती है, तो मैं सुबह जल्दी उठती थी। जब टेस्ट वगैरह होते थे, एग्ज़ाम्स होती थी, तो 4-5 बजे भी उठ जाती थी, लेकिन जनरली 5-6 बजे मैं उठ जाती थी। 6 बजे मेरा उठने का समय होता था और उसके बाद मैं उठते से पढ़ाई शुरू कर देती थी और पढ़ते-पढ़ते सुबह न्यूज़पेपर पढ़ती थी। आधे से पौन घंटा मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने में लगता था, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं क्योंकि करंट अफ़ेयर्स कई बार ऐसा होता है कि पूरी मैगज़ीन सामने आ जाए, तो पढ़ने में समय लग सकता है। लेकिन अगर रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना आपके डेली रूटीन में शामिल है, तो बहुत आसानी से करंट अफ़ेयर्स कवर हो जाते हैं। तो न्यूज़पेपर पढ़ती थी और जो कल का रात का ही मेरा टाइम टेबल प्रिपेयर्ड होता था कि मुझे अगले दिन ये 10-12 टॉपिक्स करने हैं इस यूनिट के, तो वो मैं करती थी और उसके बाद मेरा ज़्यादातर समय पढ़ने में जाता था। बस खाना खाती थी 15 मिनट, 20 मिनट, उस समय मैं टीवी देखती थी। क्योंकि मैं पहले बहुत टीवी देखती थी तैयारी के पहले जब स्कूल में छोटी थी तो। लेकिन उसके बाद जब पीएससी की तैयारी शुरू की तो बस वो 15 मिनट खाने के दौरान देखती थी, कुछ भी देख लेती थी टीवी पर और उसके बाद टीवी बंद करके फिर पढ़ने बैठ जाती थी। चूँकि सुबह जल्दी उठती थी और 6 घंटे की नींद हो पाती थी, तो फिर 1 घंटे दिन में आराम करती थी। उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाती थी और रात तक फिर पढ़ती ही थी, बस खाने के बाद घूमने जाती थी। उसके अलावा मेरा ज़्यादातर समय पढ़ने में ही जाता था। मेरा डेली रूटीन तो यही था, लगभग 11-12 बजे तक मैं सो जाती थी और कोशिश कीजिए कि जब तक आप फ्री टाइम हो आपके पास आप पढ़ाई कीजिए क्योंकि हमें नहीं पता कि कब कल कौन-सा काम आ जाए। तो जो टारगेट बनाए हैं वो आपके पूरे हो जाएँ, बस आपको अपने अनुसार अपना टाइम टेबल सेट करना है। मैं जो बता रही हूँ हो सकता है आप उसको फ़ॉलो ना कर पाएँ क्योंकि हर व्यक्ति का अलग-अलग टाइम टेबल है। एग्ज़ैक्टली। कई सारे ऐसे भी टॉपर्स हैं जो कहते हैं हम 4-5 घंटे पढ़ते थे फिर भी आज वो टॉपर हैं।
तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको ऐसे ही पढ़ना है कि किसी को कॉपी करना है। आप अपना टाइम टेबल खुद बनाइए। मैं तो यही करती थी कि लगभग 11-12 घंटे मेरे टारगेट पूरे हो जाएँ, उस हिसाब से मैं अपनी पढ़ाई करती थी। ओके। सो आपका ना एक स्ट्रॉन्ग थॉट रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कभी भी सोचा हो कि अगर ये नहीं तो क्या, हुँ। राइट? बट एक स्ट्रॉन्ग थॉट रहा है, आई नीड टू क्लियर पीएससी, हुँ। मुझे वही क्लियर करना है। तो आपने कभी भी बैकअप लाने की कोशिश की कि अगर ये नहीं तो फिर क्या? बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक बैकअप प्लान और एक प्लान बी होना बहुत ज़रूरी है। हुँ, सबको बताइए मत उस प्लान बी के बारे में, लेकिन खुद को पता होना चाहिए कि अगर ये नहीं, तो हम ये करेंगे। हुँ, क्योंकि जैसा मैंने बताया सक्सेस रेट बहुत कम है, 1% लग से भी कम सक्सेस रेट है। तो हम उन 99% लोगों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते जो सिर्फ़ पीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद उनके पास कोई प्लान नहीं है। तो ये हुँ, बहुत गलत डिसीज़न हो सकता है। एक प्लान बी होना कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि अगर आप प्लान बी अपने पास रखते हैं तो आप प्लान ए को कमज़ोर कर दें। हुँ, आपका मेन टारगेट, आपका मेन फ़ोकस वही होना चाहिए जो आपने अपने लिए डिसाइड किया है। लेकिन कभी भी हमें उस दौर से ना गुज़रना पड़े कि हम असफल हो गए तो अब हम क्या करें? हमने हुँ, तो कुछ सोचा ही नहीं कि इसके बाद हम क्या करेंगे? हुँ, तो ये आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि अगर ये नहीं करेंगे तो ये करेंगे। हमारे पास ऐसी कला है, ऐसा कौशल है कि हम जीवन में कुछ अच्छा करेंगे। तो मेरा भी प्लान भी यही था कि मैं अगर पीएससी में सफल नहीं हो पाती हूँ, तो मैं नेट दूँगी और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर एग्ज़ाम की तैयारी करूँगी, वो दूँगी। तो और उसके बाद भी मुझे लगता था कि मेरी जो बोलने की कला है, उसके साथ मैं जीवन में कुछ न कुछ अच्छा ज़रूर करूँगी। हुँ। तो मेरे पास प्लान बी था, लेकिन मैं सबको नहीं बताती थी कि मेरा ये प्लान बी है। मेरा फ़ोकस पहला पीएससी ही था और वो मिला भी। अगर वो नहीं मिलता, तो फिर मैं प्लान बी पर काम करती। ओके। तो आपका जैसे ये काफ़ी अच्छा स्किल है दैट पब्लिक स्पीकिंग, तो ये आपने कौन से क्लास से ये आपके अंदर आया और आपने ऐसा क्या देखा कि नहीं मुझे पब्लिक स्पीकिंग में काम करना है? क्लास तो मैं बहुत छोटी-सी थी, बहुत हुँ, छोटी थी तब से मैं मंच पर बोलती आ रही हूँ। कभी कविता बोलना हो, कभी कहानी सुनाना हो, कभी फैंसी ड्रेस में झांसी की रानी बनना हो। अच्छा। तो अलग-अलग मंच पर मुझे बोलने का मौका मिला। मम्मी ने ही बहुत प्रोत्साहित किया जब छोटी थी तब। और मेरे घर में माहौल था, भैया भी डिबेटर है, भैया जर्नलिस्ट हैं और ओके। पापा बहुत अच्छे वक्ता हैं। मेरे दादाजी बहुत अच्छा बोलते थे। तो कहीं न कहीं वो जीन्स में ही बोलने की कला आई है। तो मुझे घर पर बहुत प्रोत्साहन मिला कि तुम कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करो। और जो डिबेटिंग है, फॉर्मली जो हम डिबेट करते हैं, वो मैंने 7th क्लास में शुरू किया। जब मैं 7th क्लास में थी, तब मैंने अपना पहला डिबेट बोला था और ओके। उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला था। तो तब मुझे समझ आया कि मैं अच्छा कर सकती हूँ, तो फिर मैंने लगातार कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया और उसका मुझे बहुत लाभ मिला। हुँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता था, एमएस धोनी आपने देखी होगी कि 3 घंटे का पेपर कुछ घंटे में करके जाना है, वैसा मेरे हाँ, साथ 2 से 3 बार हुआ, स्कूल में भी और कॉलेज में भी, कि ओके। 3 घंटे का पेपर होता था, लेकिन उसी दिन मेरा डिबेट होता था। हुँ, तो मुझे डिबेट में भी जाना है और पेपर भी देना है। तो मैं 3 घंटे का पेपर 1.5 घंटे में करके जाती थी और अच्छे मार्क्स आते थे। तो वो टाइम मैनेजमेंट कहीं न कहीं मैंने वहीं से सीखा। और डिबेटिंग में एक और चीज़ होती है कि 5 मिनट आपको समय मिलता है, 10 मिनट जितना भी समय होता है वो निर्धारित होता है, उसमें आपको अपनी बात रखनी है। तो गागर में सागर भरना जो हमें मेंस में करना होता है वो मैंने वहीं पर सीखा। टाइम मैनेज कैसे करना कि एग्ज़ैक्ट 5 मिनट पर हम अपनी बात को समाप्त कर दें, वो मैंने डिबेटिंग से सीखा। तो मेरी इस कला से मुझे बहुत लाभ मिला निश्चित तौर पर पीएससी की जर्नी में भी, क्योंकि हुँ, कई सारी चीज़ें मैंने पहले से सीखी कि कैसे निबंध में हम अच्छा रचनात्मक निबंध लिख सकते हैं। एक पूरा पेपर होता है निबंध का, हुँ, हुँ, तो हुँ। उसमें मुझे बहुत लाभ मिला डिबेटिंग का, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि मेरे डिबेट के टॉपिक्स ही निबंध में मुझे देखने को मिल जाते थे। तो मैं उसको एज़ इट इज़ लिख देती थी। तो एक कला आपके अंदर हो, चाहे कोई भी कला हो, आप कोशिश कीजिए, आप खुद से पूछिए आप किसमें अच्छा कर सकते हैं। अगर आप अच्छा नृत्य करते हैं, हाँ, अगर आप अच्छा गाना गाते हैं, अगर आप अच्छा कोई वाद्य यंत्र बजाते हैं, कोई भी कला इतने आजकल क्षेत्र खुले हुए हैं कि हर व्यक्ति खुला आसमान है बिल्कुल हमारे लिए। कोई भी कला डेवलप कीजिए, वो अपने लिए कीजिए। ये सोचकर मत कीजिए कि इसका हमारे करियर में क्या लाभ मिलेगा। अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, तो आपको नहीं पता ये कब आपके काम आ जाएगा। तो कोई भी कला हो आपके पास, ये मैं सजेस्ट करती हूँ। ये आपका प्लान बी भी हो सकता है। फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि इसके बाद हम क्या करेंगे। यस। सो आज के जो एस्पिरेंट्स मेनली होते हैं, तो वो शायद सिर्फ़ प्रिपेयर करने के पीछे लगते रहते हैं। हुँ। बट ये जो स्किल्स होते हैं, फॉर एन एग्ज़ाम्पल कम्युनिकेशन स्किल्स, वो उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। तो आपको लगता है ये रिस्की है कहीं न कहीं?
देखिए हर व्यक्ति की अपनी प्रतिभा है। ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति अच्छा गाता हो, हर व्यक्ति अच्छा बोलता हो, हर व्यक्ति अच्छा नृत्य करता हो। लेकिन कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो जीवन के हर क्षेत्र में आपको काम आएगी। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपकी कम्युनिकेशन ही पेशेंट को कंफर्टेबल फ़ील करवाती है। अगर आप वकील हैं तो पूरा खेल ही कम्युनिकेशन का है। अगर आप अच्छे अधिकारी हैं तो कम्युनिकेशन आपको अपने अधीनस्थ से, अपने सीनियर से बात करने में काम आएगी। तो आप कोशिश कीजिए कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, आप अपनी बात सामने वाले तक पहुँचा सकें। जो पीएससी या यूपीएससी का तीसरा स्तर है, वो भी व्यक्तित्व परीक्षण का है। कई बार ऐसा होता है कि प्रीलिम्स में हम आंसर्स तो सही टिक कर देते हैं, मेंस में हमारी राइटिंग स्किल अच्छी है तो हम लिख अच्छा देते हैं, लेकिन इंटरव्यू में हमारे पास जो ज्ञान है, वो हम सामने वाले तक नहीं पहुँचा पाते। हमें उसका उत्तर तो पता है लेकिन हम उसे अच्छी तरीके से प्रेज़ेंट नहीं कर पाते। तो बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी थोड़ी अच्छी हो, बेहतर हो और उस पर वर्क किया जा सकता है। आजकल बहुत सारे माध्यम हैं, आप किसी भी माध्यम का उपयोग कर सकते हैं और अपनी संचार कौशल को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं। ओके, इफ आई टॉक अबाउट द रिजल्ट पार्ट, तो फिर 99% में से सिर्फ 1% ही सिलेक्ट होता है, राइट? तो फिर जो 99% बच्चे हैं, तो वो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो डिमोटिवेट हो जाएं, तो वो प्लान बी को भी इग्नोर कर देते हैं। मतलब हो सकता है या तो वो कॉन्फिडेंस हो या वो ओवर कॉन्फिडेंस हो कि नहीं ये तो मुझसे निकल ही जाएगा। तो जो प्लान बी इग्नोर कर देते हैं, डू यू थिंक वो सही कर रहे हैं? बिकॉज सिलेक्ट तो 1% ही होंगे। लेकिन देखिए हम शुरू से इतना नकारात्मक भी नहीं सोच सकते कि उस 1% में हम नहीं होंगे। क्योंकि अगर हम मेहनत करते हैं, अगर आपकी दिशा सही है, आपकी रणनीति सही है, आपकी मेहनत सही है, तो हम उस 1% में आ सकते हैं। आपको पूरे टाइम मैनिफेस्ट तो यही करना है, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो बिलीव करती ही हूँ कि अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे, अगर आप सकारात्मक सोचेंगे, तो वो आपके साथ होगा। तो हमें पॉजिटिव तो सोचना ही है कि हम उस 1% में आ सकते हैं। लेकिन इग्नोर कर देना प्लान बी को ये भी सही नहीं है। जब तक आपका प्लान ए आपका पूरा फ़ोकस उसी पर होना चाहिए, आपको उसी पर पूरी मेहनत करनी चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं दिमाग में ये रखना चाहिए कि अगर ये नहीं तो हमें ये भी करना होगा। पूरी तरह से इग्नोर नहीं करना है, लेकिन ये भी नहीं सोचना है कि हमारा प्लान ए वर्क नहीं करेगा। अगर आप सकारात्मक हैं कि हमारा होगा सिलेक्शन, तो आप उसी पर डटे रहिए। कोई बुराई नहीं है कि आप सकारात्मक सोच रहे हैं, सोचने से हमें कोई नहीं रोक सकता। हम सोचेंगे बिल्कुल कि हम उस 1% में आएँगे और अगर ईश्वर का आशीर्वाद रहा, हमारी मेहनत सही रही, तो हम बिल्कुल आएँगे भी। तो सकारात्मक सोचिए कि हमारा प्लान ए ही सफल होगा, लेकिन प्लान बी दिमाग में रखिए, ज़्यादा लोगों को ढिंढोरा नहीं पीटना है कि ये नहीं होगा तो हम ये करेंगे, लेकिन दिमाग में होना चाहिए कि ये नहीं तो फिर हम ये करेंगे। इसी के साथ कि ये प्लान बी रखना, ये सेल्फ डाउट है या मैच्योरिटी? आप क्या बोलेंगे? मुझे लगता है ये मैच्योरिटी है। हुँ। सेल्फ डाउट तब है जब आप प्लान ए पर ही भरोसा ना रखें। प्लान ए पर आपका भरोसा है इसीलिए वो आपका प्लान ए है। हुँ। प्लान बी वो इसलिए है क्योंकि कहीं न कहीं मैच्योरिटी होना ज़रूरी है। हमने अभी बात की कि सक्सेस रेट कम है। तो आपको पता होना चाहिए कि करियर में कॉम्पिटिशन बहुत है, कई सारे लोग हैं, जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, सीट्स कम हैं, तो कहीं न कहीं मैच्योरिटी है अगर आप किसी और क्षेत्र के बारे में भी सोचते हैं। और वो सिर्फ़ आपको पता है कि कब आपको मूव ऑन करना है, कब आपको ये छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाना है और उसमें कोई बुराई नहीं है, आप असफल नहीं हैं, आप एस्पिरेंट हैं। एस्पिरेंट का अर्थ ही है आशान्वित, आप केवल इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का। तो वो आपको पता है कि कब आपके लिए क्या सही है। अगर आपको अपना समय प्लान ए में जिस समय तक देना है, आप उसको उतना ही समय दीजिए। जब आपको लगता है कि अब मुझे आगे बढ़ना है या किसी दूसरे क्षेत्र में जाना है, तो वो आपके लिए ठीक है, ये आपका निर्णय है। ओके। आप मेनली जो एस्पिरेंट्स होते हैं, आप उन्हें ये एडवाइस करते हैं कि प्रीलिम्स पे इतना ध्यान ना देकर मेंस अपना मेन फोकस रखें, राइट? तो आप ऐसे क्यों उन्हें बोलते हैं? मतलब इसके पीछे का रीज़न क्या है? दरअसल मुझसे जो गलती हुई थी 23 के हुँ। पहले अटेम्प्ट में वो यही थी कि मैंने प्रीलिम्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया था अच्छे से पढ़ के, लेकिन मेंस मेरा उतना प्रिपेयर्ड नहीं था। पढ़ा था लेकिन शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे, थोड़ी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में कमी थी और मुझे लगा था कि जब प्रीलिम्स निकल जाएगी तो 3 महीने तो मिलेंगे, मैं मेंस भी स्ट्रॉन्ग कर लूँगी। लेकिन हुआ ये कि बहुत कम समय मिला 23 के प्रीलिम्स के बाद, तो वो कम समय में बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया इतना बड़ा सिलेबस कवर करना। तो मेरी सलाह यही है कि आप कल के भरोसे मत बैठिए कि जब प्रीलिम्स निकलेगी तब हम मेंस करेंगे। आप
कंसोलिडेटेड स्टडी कीजिए, आप इंटीग्रेटेड स्टडी कीजिए। प्रीलिम्स और मेंस दोनों में कई सारे कॉमन टॉपिक्स हैं, एमपीजी के कॉमन है, हिस्ट्री कॉमन है, पॉलिटिकल साइंस कॉमन है, कई सारे कॉमन टॉपिक्स हैं, ज्योग्राफी कॉमन है। तो आप पहले उन सब्जेक्ट्स को कर लीजिए ताकि आपका प्रीलिम्स भी क्लियर हो जाए, आपका मेंस भी क्लियर हो जाए। इसके बाद जब प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आए तो लगभग 3-4 महीने तो हमें मिलते हैं नोटिफिकेशन के बाद, तो आप कोशिश कीजिए कि नोटिफिकेशन के बाद आप प्रीलिम्स में लग जाइए। फिर आप मेंस को, जैसे अभी की अगर बात करूँ तो 3 महीने शेष हैं, अप्रैल में प्रीलिम्स प्रस्तावित है और अभी चल रहा है जनवरी, तो लगभग 3-4 महीने में आपको कवर करना है। तो अब आप प्रीलिम्स पर फोकस कीजिए और अब जो नया है नेगेटिव मार्किंग, तो उसमें तो और भी ज़्यादा आवश्यक है कि आप अभी जो समय है उसमें प्री पर फोकस कीजिए। लेकिन प्री के पहले आपने मेंस थोड़ा बहुत पढ़ा होना चाहिए। आपके शॉर्ट नोट्स लगभग 50% भी बन गए हैं, तो आप काफ़ी कुछ जल्दी कवर कर जाएँगे मेंस में। इसलिए मैं इस बात पे फोकस करती हूँ कि आप इंटीग्रेटेड स्टडी कीजिए। ये नहीं कि प्रीलिम्स पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, लेकिन प्रीलिम्स और मेंस दोनों को समान समय देना है। कई बार लोग ऐसा करते हैं कि प्रीलिम्स नहीं निकलेगी तो फिर मेंस कैसे देंगे? तो बस प्रीलिम्स को बार-बार पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। जब मेंस आती है तो मेंस में अटक जाते हैं। तो बस दोनों को समान रूप से जितना समय आवश्यक है उतना दीजिए। बट पहले उन्हें मेंस पर मेंस ज़्यादा पर, फोकस हाँ, करना चाहिए। बिल्कुल पहले मेंस पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो अभी जैसे आपने बोला कि अप्रैल 26 शेड्यूल्ड है एमपीपीएससी, राइट, प्रीलिम्स। तो अभी जो एस्पिरेंट्स हैं उनका मेन करेक्ट माइंडसेट क्या होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि अभी जैसा मैंने बताया नोटिफिकेशन के बाद आप प्रीलिम्स में लग जाइए। तो अभी आप फोकस कीजिए कि आपका सिलेबस लिमिटेड सोर्सेस रखिए, मल्टीपल रिवीजन कीजिए, सोर्सेस पर डाउट मत कीजिए इस समय पर आकर। आपने जो भी सिलेक्ट किए हैं वो अच्छे हैं, किसी और को देखकर अपने सोर्सेस चेंज मत कीजिए कि टॉपर्स ने ये पढ़े हैं तो हम अपने सोर्स चेंज कर लें। सब सोर्स समान हैं, अच्छे हैं, आपने डिसाइड किया है कि मुझे ये पढ़ना है तो वो सही है। और बार-बार रिवीजन कीजिए, चूँकि प्रीलिम्स का सिलेबस बहुत छोटा है, लेकिन फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। प्रीलिम्स फैक्चुअल है, तो बार-बार रिवीजन करते चलिए। और अभी जो नेगेटिव मार्किंग जुड़ी है, जिसको लेकर बहुत लोग परेशान हैं, आपको टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब टेस्ट का महत्व और बढ़ जाएगा। क्योंकि टेस्ट से ही हमें पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं और क्या रैंक हमारी आ रही है, किस तरह से मार्क्स हमारे आ रहे हैं, किस तरह से हमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, कितने क्वेश्चंस छोड़ना है, बहुत कुछ आइडिया आपको टेस्ट से लग जाएगा। तो टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाइए, कई सारे सेट मिलते हैं फोटोकॉपीज़ की दुकान पर, वो सेट लेकर आ जाइए और उसी तरह से लगाइए जैसे आप एग्ज़ाम में लगाएँगे। उतने ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए जितने आप एग्ज़ाम्स में कर सकते हैं, या उसको उसी तरह से सॉल्व कीजिए कि आप एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार देख लीजिए, लगभग 10-15 साल के जितने आप देख सकते हैं। करंट अफेयर्स पर फोकस कीजिए और सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ाई कीजिए। एक बार सिलेबस अच्छे से याद कर लीजिए और उसको बार-बार पढ़ते रहिए। नेगेटिव मार्किंग में मुझे लगता है कि एक अच्छा तरीका ये हो सकता है कि हम 3 राउंड में क्वेश्चंस को सॉल्व करें एग्ज़ाम के दौरान। पहले राउंड में हम उन क्वेश्चंस को करें जिसमें हम 100% श्योर हैं कि इसका आंसर तो यही है, वो क्वेश्चंस आप करें। दूसरे राउंड में आप उन क्वेश्चंस को कीजिए जिसमें आपको 50-50 डाउट है। 2 ऑप्शंस के बीच आपको डाउट है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। और तीसरे राउंड में आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए जिसमें आपकी स्पेशलिटी है या जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जिसमें आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा हो सकती है। आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट मैंने इतने अच्छे से पढ़ा है कि मेरा जैसे एमपीजीके बहुत अच्छा है, तो मैं अगर ये वाला अटेम्प्ट देती तो मैं कोशिश करती कि तीसरे राउंड में मैं एमपीजीके के उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूँ जिसमें मुझे लगता है कि मेरी एक्यूरेसी ज़्यादा है। तो इस तरह से आपकी रणनीति हो एग्ज़ाम के दौरान। और अब चूँकि अच्छा है ये निर्णय, क्योंकि अब तुक्केबाज़ी नहीं चलेगी। कई लोग तुक्के लगा देते थे, अब भाग्य का खेल नहीं है, अब दिमाग का खेल है। तो बहुत अच्छा डिसीजन है नेगेटिव मार्किंग, तो आपको भी लाभ होगा, इससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक सीरियस अभ्यर्थी हैं, आपने अच्छे से पढ़ाई की है, तो इसका आपको लाभ मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग बहुत अच्छा होगा आपके लिए। सो इस फेज़ में सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक्स जो एस्पिरेंट्स करते हैं, वो कौन-सी हैं जो उन्हें अभी अवॉइड करनी चाहिए? एक मिस्टेक तो हम ये करते हैं, जैसा मैंने बताया, सोर्सेस बदल लेते हैं। हुँ। एक सोर्स बार-बार पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अचानक से किसी ने कह दिया कि ये अच्छा नहीं है तो बदल लेते हैं। फिर नई बुक, क्योंकि कई बार हम जब पढ़ते हैं तो वो हमारी आँखों में छप जाता है, वो आँखों के सामने आने लगता है। तो जब आप सोर्स चेंज करते हैं तो बड़ी भूल हो जाती है, हम ना इधर के रहते हैं, ना उधर के रहते हैं। तो जो सोर्स है आपने जो चुने हैं, आप उसी पर स्टिक रहिए। दूसरा, जैसा मैंने बताया कि क्वेश्चंस कम लगाते हैं, पढ़ते ज़्यादा हैं, लेकिन हम उसको टेस्ट नहीं करते कि हम कैसा कर पा रहे हैं। टेस्ट
बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ रहे हैं लेकिन आप क्या ऑप्शंस के बीच सही उत्तर चुन पा रहे हैं? आपके मार्क्स कैसे आ रहे हैं? आपकी रैंक क्या आ रही है? ये सब उतना मायने नहीं रखता, लेकिन आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी तैयारी सही है या नहीं। तो टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है आपकी तैयारी को, और वो टेस्ट सीरीज़ से ही होगा। तो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। अगर टेस्ट सीरीज़ आप जॉइन नहीं कर पा रहे हैं तो सेट ले आइए। कोई भी अगर आर्थिक परेशानी है, बहुत सस्ते फोटोकॉपी की दुकान में आपको कई सारे सेट मिल जाएँगे, उसको लगाते चलिए, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि आप कैसे 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प चुन पा रहे हैं। आपकी गेसिंग पावर कैसी है? क्योंकि कई बार आप तीसरे राउंड पर जब आएँगे, तो आपको अगर लगता है कि क्वेश्चंस की संख्या बहुत ही ज़्यादा कम है, तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी एक्यूरेसी स्ट्रॉन्ग हो, आपकी गेसिंग पावर स्ट्रॉन्ग हो, तो वो आपको उसी से पता लगेगा। और आप अब पढ़ने का पैटर्न थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा। पहले हम एक शब्द भी देख लेते थे तो लगता था कि जब ये एग्ज़ाम में आएगा तो हम इसका सही उत्तर लगा देंगे, लेकिन अब पढ़ने की स्ट्रैटेजी थोड़ी बदलनी पड़ेगी। गंभीरता से एक-एक शब्द को, एक-एक फैक्ट को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता वो हमें एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए। और हमें अच्छे से उँगलियों पर सारे अच्छे से फैक्ट्स याद करने हैं, मल्टीपल रिविजन्स आवश्यक हैं, बस यही। अगर आप अभी जो एमपीपीएससी और यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, उन्हें कोई मोटिवेशनल नहीं, मतलब एकदम रियल एडवाइस अगर आप देना चाहें, तो वो क्या होगी? जो अभी आने वाले दौर में देने वाले हैं एग्ज़ाम? बिल्कुल, मैं बस यही कहूँगी अभ्यर्थियों से, 3 स्तर हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। पहला स्तर जो है आपके ज्ञान का परीक्षण है, आपकी बुद्धि कौशल का, आपकी एनालिटिकल पावर का परीक्षण है, तो उसे स्ट्रॉन्ग कीजिए। पहले स्तर में बस यही डिमांड है, क्वेश्चंस लगाइए, मल्टीपल रिविजन्स कीजिए, टेस्ट लगाइए। दूसरा स्तर है मुख्य परीक्षा, वो मुख्य इसलिए है क्योंकि वो सच में मुख्य है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो आपके लेखन कौशल का, आपकी स्पीड का, आपके टाइम मैनेजमेंट का, आपकी प्रेज़ेंटेशन का, आपकी राइटिंग का, हर चीज़ का परीक्षण है। तो उसमें सबसे ज़रूरी है कि आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। सिनॉप्सिस अगर आप बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे सिनॉप्सिस ने बहुत हेल्प किया। आप अपना निर्णय खुद ले सकते हैं, लेकिन मैं सिनॉप्सिस इसलिए सजेस्ट करती हूँ क्योंकि मेरा रिविज़न बहुत जल्दी हो जाता था। सिनॉप्सिस या शॉर्ट नोट्स आपके पास हो, तो वो आप बनाइए। ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। अगर घर में नहीं लिख पा रहे हैं तो कोचिंग जॉइन कर लीजिए, टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर लीजिए। उससे आपको पता चलेगा कि कैसे 3 घंटे में हमें कितना सारा लिखना है, तो आप वो वहाँ सीखेंगे। इंटरव्यू जो है तीसरा स्तर, वो आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है। आपकी पर्सनैलिटी अच्छे तरीके से आप प्रेज़ेंट कर पाएँ, आपका डेफ बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, आप करंट अफेयर्स अच्छे से प्रिपेयर करके जाएँ। साथ ही आपने डेफ में एक-एक कॉलम में एक-एक शब्द जो लिखे हैं, वो अच्छे से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। और क्या हमारे उत्तर हैं, उन उत्तरों से भी प्रश्न किए जा सकते हैं। तो हम एक-एक शब्द ध्यान से अच्छे से प्रिपेयर करके जाएँ। मॉक इंटरव्यू लगा सकते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो बस यही 3 स्तर हैं, इन्हें आप समझ लीजिए, इनकी डिमांड समझ लीजिए, इनकी रणनीति सही बना लीजिए, तो बिल्कुल सिलेक्शन हो सकता है। एक कई बार ना मैंने एस्पिरेंट्स के ही तरफ से ये क्वेश्चन बहुत बार सुना है कि फॉर एन एग्जांपल उन्होंने कोचिंग जॉइन करी, तो उनके मन में एक ये भी डर होता है कि मैंने कोचिंग जॉइन करी, वहाँ पे मेरे दोस्त बनेंगे, मेरा सर्कल बनेगा, हो सकता है कि मेरी अटेंशन डिवाइड हो जाए। तो फिर आप उन्हें क्या एक पीस ऑफ एडवाइस देना चाहेंगे? बिकॉज़ अगर कोचिंग जॉइन नहीं करी और सिर्फ सेल्फ स्टडी करी, तो डू यू थिंक वो भी डूएबल है कि अगर मैंने कोचिंग नहीं जॉइन करी है, मैं सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, या फिर कोचिंग जॉइन करना ही एक सॉल्यूशन है? नहीं, जैसा मैंने बताया ये व्यक्तिगत निर्णय है, सेल्फ स्टडी से भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, कोचिंग जॉइन करते हैं तो भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कोचिंग की ज़रूरत है या नहीं। आप तैयार हैं, आपको अगर गाइडेंस की ज़रूरत है, तो फिर 8-8 घंटे कोचिंग में बैठना होगा। और अगर आपको पहले से क्लैरिटी है कि ये सिलेबस है, ये सोर्सेज़ मैंने पता कर लिए हैं, मुझे कोई गाइडेंस देने वाला है, तो आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कोचिंग में जाने के बाद ये ज़रूरी नहीं कि आपके जो दोस्त बने वो आपको भटकाए ही या डिस्ट्रैक्शन ही हो। बहुत हेल्प करते हैं दोस्त, क्योंकि वो भी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों का चयन सोच समझ कर कीजिए। अगर आपके दोस्त कम पढ़ेंगे या कम मार्क्स लाएँगे तो आपको लगेगा मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, तो दोस्त ऐसे बनाइए जिनसे आप सीख सकें। मेरे दोस्त ऐसे ही थे जो मुझसे पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उनको काफ़ी कुछ आइडिया था, तो मैं तो हमेशा उनकी हेल्प लेती थी। मैं अपने आंसर्स दिखाती थी, शॉर्ट नोट्स बनाने में हेल्प लेती थी, उनके आंसर देखती थी कि वो ऐसा क्या लिख रहे हैं। कई बार फ्लो चार्ट मुझे अच्छे लग जाते थे, वो मैं एग्ज़ाम्स में यूज़ करती थी। वो ये क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं जो गलती से मैंने गलत कर दिया है, तो उन्होंने उस क्वेश्चन में क्या सोचा जो मैं नहीं सोच पाई। तो मैं तो दोस्तों का पूरा सहयोग लेती थी, वो भी मेरा सहयोग लेते थे। तो दोस्तों का चयन ऐसा कीजिए कि वो हेल्प करे, ना कि आपको डिस्ट्रैक्ट करे। तो
कोचिंग का ये अर्थ नहीं है कि आपके दोस्त आपको डिस्ट्रैक्ट ही करेंगे। अच्छे दोस्त बनाइए तो सबका अच्छा परिणाम आएगा। ओके, सो जो एस्पिरेंट्स मेनली अब थक चुके हैं या फिर क्विट करने का सोच रहे हैं, उनके लिए आपका एक मैसेज क्या होगा? देखिए मैं बस यही कहूँगी कि बहुत मेहनत अगर हम करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई हमने की है, तो हमें नहीं पता कब हमारा समय जाग जाए और हमारा सिलेक्शन हो जाए। आप कोशिश कीजिए कि अगर आप आखिरी अटेम्प्ट भी दे रहे हैं, तो पॉज़िटिव रहिए। उसे इस तरह से मत दीजिए कि बस हम देने के लिए दे रहे हैं। आखिरी अटेम्प्ट में भी आप पूरी कोशिश कीजिए कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाए। पॉज़िटिव रहिए, तैयारी सही है आपकी, लेकिन बस कई बार अगर बहुत साल हो गए हैं और सिलेक्शन नहीं हो रहा है, हुँ। तो कुछ रणनीतिक भूल हो सकती है, कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, तो आप खुद से पूछिए कि क्या गलतियाँ मैंने की है? क्योंकि मैं भी 24 के बाद जब 25 का मेंस देने वाली थी, मेरा 24 का मेंस बहुत अच्छा रहा था। हुँ। लेकिन इसके बाद भी मैंने अपनी गलतियों को खोजा कि ये गलती मैं 25 के मेंस में नहीं करूँगी। हुँ। मैंने लगातार ग्रो किया, 23, 24, 25 ये 3 अटेम्प्ट जो मैंने दिए, तीनों में मेरे मार्क्स लगातार बढ़े, प्रीलिम्स में भी। हुँ। तो मुझे ये समझ आया कि कैसे गलतियों में सुधार किया जा सकता है। तो अगर आपका अंतिम वो अटेम्प्ट भी है, तो भी आप अपनी गलतियों को खोजें और इस बार पूरी मेहनत से, पूरी ताकत से जुट जाइए। हो सकता है यही आपका साल हो और आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन ये भी नहीं कहूँगी कि आपको एक ही इस भंवर में उलझे रहना है। हुँ। अगर आपको लगता है कि ये सही समय है आगे बढ़ने का, मैं कुछ और अच्छा कर सकता हूँ, तो वो आपका निर्णय है। बिल्कुल, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। ओके, ऑलराइट। तो मैम, दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि आप अपना समय निकाला आपने और आप यहाँ पे आए, बिकॉज जो एस्पिरेंट्स हैं वो खोज रहे हैं अभी इस वक्त कि उन्हें कुछ ऐसा मिल जाए जो कि उनकी नैया पार कर दें। ऑफ कोर्स मेहनत से वो चीज़ हो जाएगी। Today's conversation reminds us that success in civil service comes from discipline, patience, and clear priorities. I'd like to thank Ms. Harshita Dave for sharing her honest experiences and valuable guidance for aspirants. If you're preparing for MPPSC or any competitive exam, take this as a reminder. Stay focused, trust the process, and keep moving forward. This was signed off with V by Edvivo. See you in the next episode with another journey. And until then, this is Vanshika Sharma signing off.